हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के इन्वायरमेंट की वर्कबुक, जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता, दैट इज़ यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की उपयोगिता। एक्सरसाइज होगी, इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के नाम एवं उपयोग लिखिएगा। तो ये तो हमने कर भी दिया है, लेकिन आप ये स्वयं भी कर सकते थे। जैसे हमारे चारों तरफ जो जानवर पाए जाते हैं उसमें मुख्य मुख्य गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, ऊँट है, भेड़ है, ये सभी तो पाए जाते हैं। तो इनके बारे में जैसे हमने गाय भैंस लिखा, तो ये किस काम में आपके आती है? तो दूध व चमड़ा प्राप्त करने के काम में। अब चमड़ा कैसे प्राप्त करते हैं? हमें मारते थोड़ी, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसका लोग चमड़ा उतार लेते हैं, तो उस किसी काम में आता होगा। जैसे बेल्ट है, चमड़े के जूते हैं, जैकेट है, वो बनाई जाती हैं। बकरी किस काम में आती है? बकरी को दूध व मीट किस प्राप्त करने के काम में लिया जाता है। दूध तो उसका उपयोगी है ही, और कुछ लोग मीट खाते हैं तो वो बकरी की मीट काम में आती है। घोड़ा खच्चर सवारी के काम में आता है, मुख्य रूप से घोड़ा खच्चर सवारी के काम में आता है। तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आप स्वयं करेंगे, उसको हमने नहीं कराया लेकिन हम समझा देते। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 है, क्या आपके घर में या आपके आसपास किसी ने जानवरों या पक्षियों को कभी पाला है? तो उसके बारे में आप निम्न प्रश्नों के जवाब दें। किसी जानवर को, बिल्कुल पक्षियों को नहीं पाला होगा तो जानवर, जैसे पक्षियों में क्या होता है, लोग तोता पाल लेते हैं, कबूतर पाल लेते हैं सफ़ेद वाले, और मुर्गा मुर्गी ये पालते हैं। तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं अगर किसी की जानकारी है जिन्होंने ये पाला। किसी जानवर, जैसे अब क्या लिखना है आपको, किसने पाला, पक्षियों को पाला या जानवरों को पाला। किसने पाला उसका नाम लिखना है, फिर आपको ये लिखिएगा उसने पाला क्या, जानवर है या कोई पक्षी है। फिर उनको रखा कहाँ, ये आप लिख सकते हैं। किस नाम से उन्हें बुलाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जानवरों पक्षियों को कुछ नाम भी रख लेते हैं तो उन्हें उस नाम से पुकारते रहते हैं। इसी प्रकार से इसमें और भी पूछे गए हैं तो वो भी आप स्वयं लिख सकते हैं। जैसे कि खाने के लिए क्या क्या देते हैं। अब जो जानवर आप पालते हैं वो क्या खाने वाले हैं, उन्हें आप खाने के लिए क्या देते हैं, देखभाल उनकी कैसे करते हैं। तो ये सब आपको उनका पता करके, जैसे मान लीजिए आपके आसपास में किसी ने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, मुर्गी पालन करता है, तो आप उसकी जानकारी करके इसमें सब लिख सकते हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन 3। और थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य पशुओं और पक्षियों को क्यों पाले, यानी हम लोग पशु और पक्षियों को पालते क्यों हैं। तो कुछ लोग तो शौक के लिए पालते, कुछ लोग ज़रूरत होती है जिस चीज़ की। जैसे मुर्गी पालन है तो मुर्गी पालन केवल अंडा और मीट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भेड़ पालन है तो भेड़ पालन से ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और मीट भी उनकी उपयोगी होती है, खाते हुए कुछ लोग। इसी प्रकार से बकरी पालन है तो वो उसकी मीट और दूध के लिए प्राप्त किया जाता है। अब जैसे आपके मान लीजिए गौशाला गाय आपने पाल रखी है तो वो केवल दूध के उद्देश्य के लिए हम लोग उनको पालते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ, पशु पक्षी मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी हैं। बहुत शिकार भी करते हैं हम लोग, खेत जोतते बैलों से, गाड़ी खींचते हैं। जानवरों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, जैसे दूध है, मांस है, अंडा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम उनको पालते हैं। अलग अलग लोगों के उद्देश्य हैं उन्हें पालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हमें कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं किन किन जानवरों से प्राप्त होती है, वो आपको इस टेबल में लिखना है। जैसे मान लीजिए दूध प्राप्त हमें करना है, तो दूध किन से प्राप्त होगा? दूध गाय होगी या भैंस होगी, और बकरी भी हो सकती है। ठीक, गाय भैंस बकरी आप दूध में लिख सकते हैं। मीट, कुछ लोग मीट खाते हैं तो मीट किससे किससे प्राप्त हो सकती है? बकरी है, मुर्गा है, मछली भी इसमें लिख सकते हैं, मछली का भी पालन किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अंडा किन से प्राप्त होता है? तो अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है, मुख्य रूप से मुर्गी से ही प्राप्त होता है खाने वाला अंडा। और भी कोई पक्षी होते होंगे लेकिन वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन के साधन के रूप में उपयोग होने वाले, परिवहन से मतलब हम ऐसे जानवरों के नाम लिखेंगे जो आपकी कोई गाड़ी वगैरह खींचते हों। तो गाड़ी खींचने के लिए देखो, घोड़ा है, खच्चर है, बैल है, ऊँट है, हाथी है, ये परिवहन के साधन के उपयोग में लाई जाते हैं, यानी आवागमन के साधन में। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें है कि पहले के समय में संदेश वाहक का मतलब है पोस्टमैन का काम करने वाले कौन से पक्षी हैं। पहले क्या होता था, लोग पक्षियों पालते थे, कहीं संदेश भेजना होता था तो उसमें छोटा संदेश लिख करके किसी कागज़ या किसी पत्रक पर और उनके चोंच या पंजे में दबा देते थे, और उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाती तो वो उस जगह पर पहुंचा दिया करते थे। तो ऐसा प्रयोग किया जाता था केवल कबूतर से, जो संदेश वाहक के रूप में कार्य करने वाला एक पक्षी होता था। अभी भी कहीं कहीं यूज किया जाता। अगला समझते हैं। और नेक्स्ट है कि किसान बैलों के उपयोग किन किन कार्यों के लिए करता है। बैलों का उपयोग केवल हम 2 कार्यों में लेते हैं, या तो गाड़ी खींचने कार्यों में या खेत जोतने के कार्यों में हम बैलों का प्रयोग करते हैं। हम गोबर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। जैसे गाय भैंस बकरी का, इनका जो गोबर होता है, मुख्य रूप से गाय भैंस बकरी का, ये किन किन कार्यों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अब होता क्या, गाँव में ज़्यादातर होता है गोबर की खाद बनाने में, एक तो ये हो जाता।
और बायोगैस प्लांट, अगर आपके पास बायोगैस प्लांट है तो गोबर ही उसमें डाला जाता है और आपके घर के सभी काम जो बिजली वाले हैं वो बायोगैस प्लांट से होने लगते हैं। और उपले बनाने में ये 3 मुख्य कार्य हैं जो गोबर से किए जाते हैं। अगला है, हाथी जिए तो लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब होता क्या, जीवित हाथी की कीमत कम होती है और मरने के बाद क्या होता है, उसकी जो चमड़ी है, खाल वो और उसके दांत, हड्डी, ये बहुत कीमती हो जाते हैं जो हमारे विभिन्न प्रकार के आभूषणों को बनाने के काम में आते हैं। इसलिए जो मरा हुआ हाथी होता है उसकी कीमत फिर बढ़ जाती है। जिंदा हाथी की कीमत इतनी नहीं होती है और मरे हुए की कीमत ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हाथी जिए तो लाख का और मरे तो 1.25 लाख का। यानी जीवित हाथी को की कीमत कम होती है लेकिन मरे हुए हाथी की कीमत उसके दांत, हड्डी व चमड़ी की वजह से अधिक हो जाती है। तो इसमें आप इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें लाख कहाँ से प्राप्त होती है और इनसे किस वस्तु का बनाने के लिए लाख का उपयोग किया जाता है। लाख से बनी हुई अन्य वस्तुओं के नाम भी लिखिएगा। तो इसमें लाख के बारे में हमसे पूछा गया। तो देखिएगा उसके लाख के बारे में हमें पहले क्या लिखना है, हमें लाख कहाँ से प्राप्त होती है, पहले इसके बारे में लिखना है। देखो जैसे लाख प्राप्त होती है इसी प्रकार से रेशम प्राप्त होती है। दोनों का प्रोसेसिंग लगभग सेम है। लाख के भी कीड़े पाले जाते हैं और रेशम के भी कीड़े पाले जाते हैं। लाख के जो कीड़े होते हैं वो पलाश पर या बेर पर या कुसुम के पत्तों पर पाले जाते हैं। इसी प्रकार से जो आपका रेशम का कीड़ा होता है वो भी पेड़ में पत्ते खाता है, उस पर पाला, मलबेरी के पत्ते होते हैं उस पर पाला जाता है। वो भी अपने रहने के लिए सुरक्षा कवच बनाता है जो अपने मुँह से लार निकाल करके, और इसे लाख का भी बनाता है। और वो जो उनका घर होता है वो घर को ही हम लोग तोड़ लेते हैं और उसको एक थोड़ी प्रोसेसिंग करके उससे हम लाख और रेशम प्राप्त करते हैं। तो लगभग सेम एक जैसा इनका दोनों का ही होता है। तो देखिएगा आपको लिखना क्या है इसमें। तो लाख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसमें आप लिख सकते हैं लाख कैरिना लाका नामक कीट से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक लार है। ठीक, नेचुरल मतलब लार होती है। लाख के कीड़े पलाश है, कुसुम है, बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं जिनकी शाखाओं से वो रस चूस करके भोजन प्राप्त करते हैं। यानी इस पेड़ पर रहते हैं उसकी शाखाओं से रस चूसते हैं, उससे वे भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए लार का स्राव करते हैं और एक कवच बना लेते हैं जिसके अंदर वह रहता है। यही लाख होता है जो उसने अपना घर बनाया है, यही लाख होता है जिसे लकड़ियों से खुरच करके अलग कर लिया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग देखिए क्या क्या है कि श्रृंगार की वस्तुओं में, सील में, चपड़ा में, विद्युत का कुचालक होता है, बार्निश में, फलों और दवाओं पर कोटिंग करने आदि के काम में इसको हम प्रयोग में लाते हैं। तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन है कि ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऊन के लिए हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से ऊन जो है भेड़ से ही प्राप्त होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त बकरी है, याक है, खरगोश है, इनसे भी ऊन को प्राप्त किया जाता है। मतलब इनके जब बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी शेयरिंग कर ली जाती है, मशीन से या कैंची की सहायता से उनको उतार लिया जाता है और फिर उसके कई मतलब सफाई पानी से कर करके उसमें रंग वगैरह मिला करके ऊन को हम बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ऊन का उपयोग करके हम किन किन चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक, तो सादे कपड़े बनाने में, ऊनी कपड़े बनाने में, कोट आदि बनाने में उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इतना लिख ही सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार से इसमें अगला हमसे पूछा जाएगा पश्मीना शॉल किसके लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, ये लिखा हुआ देखिएगा। तो ये पश्मीना शॉल जो होती है, ये सबसे पहले तो आप इसमें ये सुनिएगा जो पश्मीना होती है नाम इसका कैसे पड़ा। कश्मीर में एक पश्मीना नामक बकरी पाई जाती है, उसके बालों से ऊन प्राप्त की जाती है और उस ऊन से हम पश्मीना नामक शॉल बनाते हैं और इसे कश्मीरी शॉल भी कहते हैं। ये होता क्या, पश्मीना शॉल अपनी गर्माहट, नरमी और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसे कश्मीरी मतलब कश्मीर का इसको प्रतीक कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध है पश्मीना शॉल, बहुत ही क्वालिटी की अच्छी होती है और महंगी भी आपको मार्केट में मिलेगी। तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि आपने मधुमक्खियों के छत्ते को कहाँ कहाँ देखा है। तो केवल इतना आपको बताना है, आपने मधुमक्खी तो मधुमक्खियाँ जहाँ ठंडक और छाया होगी वहाँ पाई जाती हैं। जैसे कोई नदी के किनारे या नहर के किनारे कोई पेड़ खड़ा है तो वहाँ मधुमक्खी आपको उस पेड़ की टहनी पर लटकी मिलेंगी। पानी की टंकी है, पानी की टंकियों पर भी क्योंकि वो ठंडक रहती है तो वहाँ भी मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं। दूसरे जंगलों में, पेड़ों पर भी और घरों की दीवारों पर जहाँ ठंडक और छाया मिलती है वहाँ वह अपना घर बना लेती हैं। तो इतना ही आप उसमें लिख सकते हैं, घरों की दीवारों, पानी की टंकियों, पेड़ों की डालियाँ आदि पर ये अपनी जगह बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्ते में कितने तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, वो क्या क्या करती हैं। मुख्य रूप से छत्ते में देखो 3 प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं। एक होती है रानी मक्खी, एक होती है मजदूर मक्खी और एक होती है सिपाही मक्खी। रानी मक्खी का काम होता है केवल अंडे देना,
सिपाही मक्खी का काम होता है उस छत्ते की रखवाली करना, और जो मजदूर मक्खियाँ होती हैं उनका काम इतना होता है कि शहद को इकट्ठा करना, छत्ता बनाना, और जो अंडे देती है रानी मक्खी उनका पालन करना। यानी उनका जो जितना भी काम है, साफ़ सफाई से लेकर के टोटल का काम जो है ये जो मजदूर मक्खियाँ होती वो करती हैं। सिपाही मक्खियाँ केवल छत्ते की रखवाली करती हैं, और रानी मक्खियाँ कुछ होती हैं उसमें वो अंडे देने का काम करती हैं। इसमें वही हमने लिखा हुआ है, छत्ते में मुख्यतः 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। रानी मक्खी अंडे देने का काम करती है, सिपाही मक्खी सुरक्षा, और मजदूर मक्खी शहद इकट्ठा करना और अंडों का देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना। अगला क्वेश्चन है, ये एक मधुमक्खी की मतलब पूरी प्रक्रिया है, इसको क्रम से लगाना है। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है, पहले ये मधुमक्खी है अकेली, फिर ये क्या करती है नंबर 2 पर, ये शहद लेके आती है किसी फूल से शहद लेकर के आएगी, फिर इस छत्ते में वह शहद को इकट्ठा करेगी आकर के। ठीक, छत्ते में इसमें इकट्ठा कर लिया, फिर ये शहद है नंबर 4 पर, ये शहद इसमें छत्ते में बन गया है। अब नंबर 5 पर कोई आदमी जाकर के शहद को छत्ते से निकाल लेता है और अगले नंबर पर हमको शहद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इनको क्रम में हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, आपने मधुमक्खियों के अलावा अन्य जीवों को भी फूलों पर आते देखा होगा। अन्य जीव से मतलब कुछ और भी होते हैं कीट, ऐसी कीट पतंगे, जैसे मधुमक्खियों के अलावा फूलों पर भंवरा आता है, तितली आती है, बर है, ततैया है, ये भी फूलों पर आकर के उनका रस चूसते हैं। तो इतना आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है, यानी हमको मिलान करना है कि एपीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग होती है मुर्गी पालन, तो इसकी आप मुर्गी पालन से मैचिंग कर देंगे। इसी प्रकार से एपीकल्चर होती है वो मछली पालन होता है, और सेरीकल्चर होता है रेशम के कीट पालन, और पिसीकल्चर होता मधुमक्खी, गलत हो गया, पिसीकल्चर होता मधुमक्खी पालन, और एपीकल्चर होता है वो पिसीकल्चर होता मछली पालन, और एपीकल्चर होता मधुमक्खी पालन। तो इसकी मैचिंग आप इससे करेंगे, एक ही मिसमैच है। ठीक, नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 की कर देंगे मुर्गी से, और पिसी ये अपना मैचिंग में ही है तो इसको लिख देंगे 3, और सेरी 2 कर देंगे इससे रेशम के कीट पालन से, और 1 का हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। आप नंबरिंग से समझ लीजिएगा, इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट है कि सर्कस में काम करने वाले बंदर और जंगल में रहने वाले बंदर दो आपको बताएंगे, इनमें कौन खुश रहता है। सीधी सी बात है, जो स्वतंत्र रूप से घूमता है, मनचाहे चीज़ों को खाता है, उछलता कूदता, वो ज़्यादा खुश रहेगा। और सर्कस में रहने का मतलब वो तो एक तरीके से कैद में है, उसे मनचाहे चीज़ें खाने के लिए नहीं मिलेंगी, मनचाहे दोस्त नहीं मिलेंगे, मनचाहे जगह घूमने के लिए नहीं मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, उसको कुछ भी खिलाइएगा वो है खुश नहीं रहेगा। तो हमने लिखा है इसमें, जंगल में रहने वाला बंदर सर्कस में रहने वाले बंदर के अपेक्षा अधिक खुश रहता है। जंगल में रहने वाला बंदर स्वतंत्र रूप से घूमता है, खाता है, जबकि सर्कस में रहने वाला बंदर कैद में रहता है, ऐसे वह ज़्यादा खुश नहीं रह सकता। फिर है कि गिद्धबाज जैसे प्राणियों को सफाई कर्मी के रूप में क्यों जाना जाता है। देखो ये मांसाहारी पक्षी होते हैं, गिद्धबाज, चील, और ये क्या करते हैं, कहीं छोटे पूरे मरे जानवर पड़े हैं, मतलब मरा जानवर छोटा हो चाहे बड़ा, उसको खा लेते हैं ये। तो गिद्ध है, बाज है, जैसे प्राणियों को सफाई कर्मी इसलिए कहा माना जाता है क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं और मरे हुए जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं, जिससे समाज में व सड़कों के किनारे पड़े हुई जो मरे जानवर होते हैं वो गंदगी उनसे नहीं हो पाती है, इसलिए इनको सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 और 6। अगला कि हमें जैसे यहाँ का लिखा हुआ है ब्लेड, कैंची और कांच, इन चीज़ों को सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। इसकी क्या वजह। देखो आज की डेट में बहुत से जानवर ऐसे हैं जो सड़कों पर ही घूमते रहते हैं, आवारा पशु जिनका कोई मालिक नहीं। अब वो क्या करते हैं, सड़कों में कुछ चारा पड़ा हुआ है, पन्नी पड़ी हुई है, कोई खाने चीज़ पड़ी है, उसमें कांच, ब्लेड या कैंची जैसी नुकीली चीज़ें पड़ी हैं, तो वो भी उस चारे भोजन के साथ उनके पेट में चली जाती है, जिससे क्या होता है वो उनको विभिन्न प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे जानवरों को कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और वो धीरे धीरे मर जाते हैं क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाता। तो ऐसी नुकीली चीज़ों को हमें रोड पर नहीं फेंकना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके घर के आसपास जानवरों पक्षियों की देखभाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। हाँ, अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों की हम देखभाल करते हैं, उन्हें चारा, पानी, दाना, उनकी सुरक्षा कर करके इस प्रकार से जो भी होता है उस हिसाब से हम उनका करते हैं। आपको इतना इसमें लिखना था। तो ये कंप्लीटली 6 चैप्टर हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।